जी Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Strategic Finance course again, and I do hope that you enjoyed your holidays of Ramadan, and also you enjoyed Eid. तो ईद के बाद जो है हम वो दोबारा अपने उसी सिलसिले का आगाज़ करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। और लास्ट टाइम जो है हमने रिस्क एंड रिटर्न पढ़ा था, और रिस्क एंड रिटर्न के अंदर हमने ये देखा था कि किसी भी सिंगल सिक्योरिटी और पोर्टफोलियो का क्या रिस्क और क्या रिटर्न होता है। ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि कैपिटल बजटिंग किसे कहते हैं और कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स क्या होती हैं। ठीक है। इसके अंदर जो हम कोर्स कंटेंट्स कवर करेंगे वो यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है। कि हम की एलिमेंट्स देखेंगे कैपिटल बजटिंग प्रोसेस के क्या होते हैं, कैपिटल बजटिंग प्रोसेस के। उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि पे बैक पीरियड और एनपीवी, आईआरआर वगैरह ये कुछ मेथड्स हैं कि जो यूज़ होते हैं कैपिटल बजटिंग के लिए। इनकी टेक्निक्स क्या हैं, इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इनको इंटरप्रेट कैसे करते हैं, इनकी इवोल्यूशन कैसे होती है, ये तमाम चीज़ें हम डिटेल से इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है। और उसके बाद कुछ चीज़ें इस चैप्टर में से हम छोड़ भी देंगे, वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा कि जो चीज़ें नहीं करनी हमने। अच्छा, अब ये एक छोटा सा केस दिया हुआ है, ये आप अपने जनरल नॉलेज के लिए पढ़ लीजिएगा। द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर इवेल्यूटिंग गोल्ड माइंस, इसके मुतालिक दिया हुआ है, आप वो इसको पढ़ लीजिएगा। अच्छा, अब हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे हमारा चैप्टर का आगाज़ हो रहा है, और सबसे पहले हम देखेंगे कि जो है वो कैपिटल बजटिंग होती क्या है, किसे कहते हैं कैपिटल बजटिंग। देखें, ये जो कैपिटल बजटिंग है is a process of evaluating and selecting long-term investment that are consistent with the firm's goal of maximizing owners wealth। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। इसका मतलब ये है कि कैपिटल बजटिंग के अंदर हम ये देखते हैं बेसिकली जो कंपनी की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती हैं। कोई भी कंपनी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, मिसाल के तौर पे एक अपना नया स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट क्रिएट करना चाह रही है, वो कंपनी नया पोर्टफोलियो अपना स्टार्ट करना चाहती है, तो ये बहुत बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं, और ये अमूमन लॉन्ग टर्म होते हैं। तो इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करने से पहले उनको इवेल्युएट करना, नंबर वन इवेल्युएटिंग एंड सेलेक्टिंग, और फिर उसके बाद उन्हें सेलेक्ट करना उन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स को कि जो वो प्रोजेक्ट्स के जो कंपनीज के लिए ओनर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन रखते हों। ठीक है, जिससे ओनर्स वेल्थ की मैक्सिमाइजेशन हो, यानी वो प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स हों। सादा अल्फाज में लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स को इवेल्युएट करना और उनमें से वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना कि जो लॉन्ग टर्म के अंदर बेनिफिशियल हों और प्रॉफिटेबल हों, उनको सेलेक्ट करना कैपिटल बजटिंग कहलाता है। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ओनर्स की वेल्थ जो है वो मैक्सिमाइज हो। इससे क्या मुराद है, ये तो आपको पता होगा कि ओनर्स वेल्थ से क्या मुराद है। कंपनी के ओनर्स कौन होते हैं? कंपनी के ओनर्स होते हैं शेयर होल्डर्स। ठीक है, जो भी कंपनी का शेयर होल्डर है उसने जिस प्राइस का शेयर होल्ड किया हुआ है, जितनी अमाउंट के शेयर्स हैं उसके पास, वो कंपनी की टोटल वर्थ में से उतनी ही अमाउंट का शेयर होल्डर है। मिसाल के तौर पे अगर कंपनी के टोटल 100 शेयर्स हैं और आपने कंपनी के 30 शेयर्स परचेज़ किए हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप कंपनी के 30% के ओनर हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ओनर्स ये हो गए, और ओनर्स की वेल्थ ये भी समझ में आ गई। अब ओनर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से क्या मुराद है? ओनर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से मुराद ये है कि कंपनी जो है वो जो ओनर्स की वेल्थ है, ओनर्स की वेल्थ से क्या मुराद, शेयर होल्डर्स के ने जो शेयर्स लिए हुए हैं उनकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू, उनकी मार्केट वैल्यू जो है वो अगर वक्त के साथ साथ बढ़ती है। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा बहुत से शेयर्स हैं, वो बहुत से शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज के अंदर उनकी प्राइस वक्त के साथ साथ बढ़ती रहती है। जैसे कि अगर आप नेस्ले और यूनिलीवर के शेयर्स देखें
तो आज मैंने तकरीबन 2012 में देखे थे तो इनकी प्राइस 3000 रुपीज़ थी, और ये बढ़ते बढ़ते अब मैं हाल में से 5000 से भी ऊपर निकल चुके हैं। ठीक है, 5000 रुपये एक शेयर की जो वैल्यू है, तो ज़ाहिर बात है जब ये कंपनी स्टार्ट हुई थी तो उसमें तो इसके शेयर की इतनी वैल्यू नहीं थी ना। तो इसकी शेयर प्राइस मार्केट वैल्यू बढ़ते बढ़ते इस लेवल पे पहुंच गई है कि अब ये 5000 और 6000 के ये बिक रहे हैं एक शेयर इसका, बहुत ज़्यादा वर्थ है। तो बेसिकली ये क्या हुआ है, ये ओनर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज हुई है। सारी बात है, एक शेयर जिसने 100 रुपये का शेयर परचेज़ किया होगा, आज उसकी शेयर की वैल्यू अगर 5000 रुपये के बराबर है एक शेयर की, तो उसकी वेल्थ मैक्सिमाइज हुई है ना। तो इसे कहते हैं ओनर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होना। ये उसी वक्त होता है जब कंपनी प्रॉफिटेबल हो और कंपनी प्रॉफिट में जा रही हो और वो ऐसे प्रोजेक्ट्स उठा रही हो कि जो उसके लिए बेनिफिशियल हो। अब जाहिर बात है, एक कंपनी अगर मुस्तकिल लॉस में जा रही होगी तो उसकी शेयर की मार्केट वैल्यू तो गिरेगी ना, बढ़ेगी थोड़ी। तो बेसिकली दिस इज़ कॉल्ड शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ये शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज उसी वक्त होती है कि जब उन्होंने जो शेयर परचेज किए हैं कंपनी के, उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ रही हो। और ये उसी वक्त होता है कि जब कंपनी प्रॉफिट में जा रही हो और प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स उठा रही हो और उनको जो है वो सक्सेसफुली लॉन्च कर रही हो। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे बेसिकली यही बातें बताई गई हैं। इनके मुतालिक आप पढ़ लीजिएगा कि यहाँ पे क्या बताया हुआ है। कुछ चीज़ समझ ना आए तो आप मुझसे बाद में लेक्चर ऑनलाइन मीटिंग में पूछ लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे आते हैं मोटिव्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, इसको देखते हैं, मोटिव्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या मुराद है। देखें, कैपिटल एक्सपेंडिचर और ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर का यहाँ पे उसने डिफरेंस बताया हुआ है। वो क्या है, वो ये है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो ख़र्चा होता है कि जिसका बेनिफिट मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड होता है। ठीक है, ये आपने लास्ट टाइम भी शायद मैंने आप लोगों को पढ़ाया हो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। ये बेसिकली वही हैं कि वो एक्सपेंडिचर्स जिनका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर हो, मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर हो, तो उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है, मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड से क्या मुराद है कि यानी जिसका बेनिफिट 2 ईयर्स 3 ईयर्स 5 ईयर्स के ऊपर मुहित हो, तो उन्हें हम कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कहते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। और हम जो है इस चैप्टर के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर के ही मुतालिक पढ़ेंगे, बस उसने इसमें ये बताया हुआ है। अच्छा, अब अगला है कैपिटल बजटिंग प्रोसेस। ये प्रोसेस क्या होता है कैपिटल बजटिंग का, किस प्रोसेस के तहत गुजरकर हम ये डिसाइड करते हैं कि वेदर विच प्रोजेक्ट्स शुड बी अंडरटेक और नॉट। ठीक है, शुड बी अंडरटेकन और नॉट, ये हम डिसाइड कैसे करते हैं, ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस से गुजरते हैं। अच्छा, नॉट नेसेसरली दैट ऑल कंपनीज विल ऑप्ट दिस प्रोसीजर। ठीक है, डिफरेंट कंपनीज हैव डिफरेंट प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू देयर नीड। लेकिन यहाँ पे एक जनरल प्रोसीजर दिया हुआ है कि अमूमन कंपनीज जो हैं वो इस प्रोसीजर को फॉलो करती हैं। ठीक है, वो प्रोसीजर क्या है, वो प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले कोई भी कंपनी ने लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट करना हो तो उसका सबसे पहले प्रपोजल जनरेट किया जाता है। ठीक है, प्रपोजल जनरेट किया जाने से क्या मुराद है कि प्रपोजल सबसे पहले उसका एक लिखा जाता है कि एक नया प्रोजेक्ट है, उसका सबसे पहले पेपर वर्क स्टार्ट होता है। ठीक है, और उसका पेपर वर्क स्टार्ट होकर उसकी एक थ्योरेटिकल सारी बैकग्राउंड और थ्योरेटिकल वर्किंग होती है, जिसमें देखा जाता है कि आया कि ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा होगा, उसकी फिजिबिलिटी बनती है, उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी और फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, ये तमाम फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनती हैं कि आया कि कंपनी के लिए हर एतबार से ये प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल भी है या नहीं है। ठीक है, तो ये सबसे पहले उसका एक प्रपोजल बनाया जाता है। प्रपोजल मैं पढ़ता हूँ, proposal for new investment projects are made at all levels within the business organization and are reviewed by finance personnel। पर्सनल किसे कहते हैं, स्किल्ड पर्सन को। फाइनेंस पर्सनल वो स्किल्ड पर्सन के जो फाइनेंस में एक्सपर्ट होते हैं। तो जो लोग फाइनेंस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं उनसे उस प्रपोजल को डिस्कस किया जाता है कि आया कि ये बताएं कि ऐसा तो नहीं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले देखे बताएंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये प्रोजेक्ट जो है वो प्रॉफिटेबल ना हो और कंपनी इसको ले ले और ऑन द लॉन्ग टर्म, द लॉन्ग रन, ये हमारे पास पैसे भी ख़त्म हो जाएं या हमारे पास फाइनेंशियल फिजिबिलिटी ना हो इसकी और ये फाइनेंशियली प्रॉफिटेबल ना हो, या फिर तो इन तमाम चीज़ों को इश्योर करने के लिए ये बेसिकली फाइनेंस पर्सनल से मदद ली जाती है। फिर प्रपोजल्स दैट रिक्वायर लार्ज आउटलेज आर मोर केयरफुली स्क्रूटनाइज्ड देन
लेस कॉस्टली वंस, उसमें वो प्रोजेक्ट्स के जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा लाखों और करोड़ों डॉलर रुपए लग रहे होते हैं, तो जो हैवी अमाउंट और हैवी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है जिनमें, उन प्रोजेक्ट्स को बहुत ज़्यादा गहरे तरीके से स्क्रूटनाइज किया जाता है, उनकी निगरानी की जाती है, कहीं उसमें कोई घपला ना हो जाए, कोई दो नंबरी ना हो जाए, कोई करप्शन स्टार्ट ना हो जाए, ठीक है। और जो लेस कॉस्टली वंस होते हैं उनके ऊपर इतना ज़्यादा स्क्रूटनी नहीं होती है, लेकिन उन निस्बतन जो है वो कम होती है। दूसरा स्टेप ये होता है कि जब ये प्रपोजल जनरेट हो गया उसके बाद रिव्यू और एनालिसिस होता है। तो रिव्यू एनालिसिस से क्या मुराद है? फाइनेंशियल मैनेजर्स परफॉर्म फॉर्मल रिव्यू एंड एनालिसिस टू असेस द मेरिट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। जो फाइनेंशियल मैनेजर्स होते हैं वो उसका रिव्यू करते हैं और एनालाइज करते हैं कि आया कि ये जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है इसके क्या फ़वाइद होंगे, ठीक है। उसके मेरिट्स को डिस्कस किया जाता है और एसेस किया जाता है। फिर डिसीजन मेकिंग का स्टेप आता है, उसमें क्या किया जाता है कि डिसीजन लिया जाता है कि आया कि कंपनी के हक में इसको प्रोजेक्ट को लॉन्च करना बेहतर है या नहीं, यानी यस और नो की सेंस में डिसीजन लिया जाता है। फर्म्स टिपिकली डेलीगेट कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन मेकिंग ऑन द बेसिस ऑफ डॉलर लिमिट्स। हर कंपनी की एक लिमिटेशन होती है जिसे हम फाइनेंशियल लिमिटेशन भी कहते हैं। कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं कंपनी होती जो कहे कि भाई जो मर्जी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लो, मैं उसके पास पैसे ही पैसे होंगे। सारी बातें, हर कंपनी के पास लिमिटेड फंड होते हैं, तो वो देखा जाता है कि डॉलर लिमिट्स से बाहर तो नहीं जा रहा कहीं वो प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट के ऊपर आने वाला खर्चा कहीं उस कंपनी की जो डॉलर लिमिट है, जो पैसे की लिमिट है, उससे बियॉन्ड तो नहीं जा रहा। जनरली द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मस्ट अथोराइज एक्सपेंडिचर बियॉन्ड अ सर्टेन अमाउंट। उसके बाद फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो अथोराइज करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोजेक्ट के लिए इतनी अमाउंट दी जा सकती है। ऑफन प्लांट मैनेजर्स आर गिवन अथॉरिटी टू टेक डिसीजन नेसेसरी टू कीप द प्रोडक्शन लाइन मूविंग। तो अमूमन बाज़-औक़ात प्लांट मैनेजर्स जो होते हैं उनको अथॉरिटी दे दी जाती है कि वो देखें कि आया कि प्रोडक्शन लाइन के हवाले से कि वो प्रोडक्शन के साथ तमाम मैटर्स को इन्वेजिलेट करेंगे। तो डिसीजन मेकिंग में बेसिकली डिसाइड किया जाता है, डिसीजन लिया जाता है कि आया कि इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करना है, ऑप्ट करना है या नहीं करना, अपनी तमाम फिजिबिलिटीज़ को देखते हुए। जब डिसीजन मेकिंग हो जाती है तो उसके बाद फिर इम्प्लीमेंट किया जाता है उस डिसीजन को। कैसे बोला? फॉलोइंग अप्रूवल एक्सपेंडिचर्स आर मेड एंड प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंटेड। एक्सपेंडिचर जो है फिर वो अखराजात बस फिर शुरू हो जाते हैं और फिर प्रोजेक्ट को है इम्प्लीमेंट किया जाता है। एक्सपेंडिचर फॉर अ लार्ज प्रोजेक्ट ऑफन अकर इन फेजेस। जो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें एक्सपेंडिचर फेजेस में होते हैं, यानी उसमें उसके जो है वो हिस्से कर लिए जाते हैं, लेवल्स बना लिए जाते हैं, फेजेस बना लिए जाते हैं। पहले फेज़ में इतना खर्चा हुआ, दूसरे फेज़ में इतना खर्चा हुआ, तीसरे फेज़ में इतना खर्चा हुआ, एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे फेजेस आते जाते हैं वैसे वैसे उन प्रोजेक्ट्स को करते रहते हैं, पैसे उनके ऊपर खर्च करते रहते हैं। फिर फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। जो रिजल्ट्स होते हैं उनको जो है वो मॉनिटर किया जाता है। एंड एक्चुअल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स आर कंपेयर्ड विद दोज दैट वर एक्सपेक्टेड। यानी प्लान और एक्चुअल को कंपेयर किया जाता है। प्लान और एक्चुअल से क्या मुराद है कि वो होता ये है कि प्लान और जो प्लानिंग की हुई होती है उससे कंपेयर किया जाता है एक्चुअल रिजल्ट्स को और देखा जाता है कि हाउ मच देयर इज डिस्क्रिपेंसी, उनके दरमियान डिफरेंस कितना है। ऐसा तो नहीं कि प्लानिंग में लिखा था कि भाई पहले फेज़ के अंदर $20,000 स्पेंड होंगे और हो गए $30,000 या उससे बहुत ज़्यादा कम हो गए। तो ये देखा जाता है कि जो प्लानिंग की थी उसी लिहाज से क्या हम चल रहे हैं या उसके अंदर कितना डिफरेंस आ रहा है। तो बाकायदा ये भी बजटिंग का एक हिस्सा होता है और फॉलोअप के अंदर ये लिया जाता है, ताकि अगर कहीं डिस्क्रिपेंसी आ रही है और अगर प्लानिंग के हिसाब से काम नहीं हो रहा तो डी ट्रैक होने के बजाय दोबारा उस प्रोजेक्ट के काम को ट्रैक पे ले आया जाए। ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट कुछ भी हो सकते हैं। कंपनी ने नई प्रोडक्ट स्टार्ट करनी है, कोई नई लॉन्चिंग करनी है, या कंपनी ने जो है वो मिसाल के तौर के ऊपर कोई भी अपना कोई नया प्लांट लगाना है, ठीक है। कंपनी कोई सोप बनाती थी, अब वो डिटर्जेंट बार भी बनाना चाहती है या वो शैम्पू भी बनाना चाहती है, तो अब वो शैम्पू का प्लांट लगाएगी। तो ये अपने बिज़नेस को बढ़ाने के हवाले से कोई भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखें जी, अब हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ते हैं। इन टर्मिनोलॉजीज़ का पता होना ज़रूरी है ताकि आपको इस चैप्टर के अंदर जो भी हम पढ़ें वो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। देखें, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ ऐसी हैं कि जो आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएंगी और आपको पहले पता भी होंगी। जैसे कि इंडिपेंडेंट वर्सेस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स।
कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स कौन से होते हैं? आर दोज हुज, चल हम यहाँ से साइड पे डेफिनेशन पे देख लेते हैं। प्रोजेक्ट, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट कौन से होते हैं? प्रोजेक्ट हुज कैश फ्लोज आर अनरिलेटेड टू और इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, यानी ऐसे प्रोजेक्ट्स, 2 या 3 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिनके कैश फ्लोज बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं और अनरिलेटेड हैं किससे? एक दूसरे से, यानी आपस में बिल्कुल वो इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट हैं। कंपनी के 2 या 3 प्रोजेक्ट हो सकता है पैरेलल चल रहे हों, एक साथ चल रहे हों, तो उसको वो कंपनी क्या करती है कि उन प्रोजेक्ट्स को चलाती है और एक साथ चला रही होती है। लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जो इंडिपेंडेंट होते हैं, जिनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। द एक्सेप्टेंस ऑफ वन डज नॉट एलिमिनेट द अदर्स फ्रॉम फर्दर कंसिडरेशन। मिसाल के तौर पे अगर एक प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो जाए तो उसके एक्सेप्ट होने से या रिजेक्ट होने से किसी दूसरे प्रोजेक्ट के एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है। मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, उसने सोचा कि भाई हम जो है वो अपना शैम्पू का प्लांट लगाते हैं और शैम्पू भी स्टार्ट करते हैं। सोप तो बना रही है वो कंपनी। आप मिसाल ले लें, जैसे याकूब सोप फैक्ट्री है, अयूब सोप फैक्ट्री है, ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं। ये जो है वो ब्यूटी सोप नहीं बनाती, बल्कि जो डिटर्जेंट बार होता है या जो कपड़े धोने वाला साबुन होता है, ये वो बनाती हैं। अब अगर मिसाल के तौर पे ये सोचें कि हम साथ शैम्पू भी स्टार्ट करें, तो शैम्पू को एक प्रोजेक्ट, एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट हो सकता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा प्रोजेक्ट हो सकता है कि मिसाल के तौर पे ये एक रिफ़ाय आमा के लिए और एक यूँ समझें कि CSR के तहत, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, अगर ये मिसाल के तौर पे एक वाटर प्लांट लगाना चाहें। जैसे आपको पता है कि मुल्तान के अंदर पेप्सी का वाटर प्लांट लगा हुआ है, जिसके अंदर पानी जो है वो फ्री देते हैं लोगों को, और बेशुमार लोग मुल्तान में वहाँ जाके अपने घर के लिए पानी भरते हैं। तो ये भी ऐसा अगर कोई पब्लिक के लिए अगर एक सदका खैरात के तौर के ऊपर, सदका जारिया के तौर के ऊपर कोई काम करना चाह रहे हों, और उसके लिए जो है वो ठीक ठाक डगिंग करनी हो और 500 मीटर गहरा इन्होंने वो लगाना हो, कुआं खोदना हो, और उसके बाद फिर पानी को पूरा रिफाइनरी सिस्टम डेवलप करना हो, जिसमें पोटाशियम और तमाम केमिकल्स डाल के पानी को के अंदर से जो जरासीम है उनको मारा जाए, और फिर बिल्कुल प्योरीफाइड फार्म के अंदर पानी जो है वो आगे लोगों को दिया जाए, और फिर उसमें आगे टोंटियाँ लगाना और लोगों का सेटअप वगैरह पूरा ये बकायदा पूरा प्रोजेक्ट हो सकता है। तो वो करना हो तो ये 2 डिफरेंट प्रोजेक्ट हैं। अब देखें, 2 डिफरेंट प्रोजेक्ट बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, एक प्रोजेक्ट का दूसरे प्रोजेक्ट से कोई नहीं लेना देना। अगर मिसाल के तौर पे पानी का प्रोजेक्ट कंपनी की तरफ से कैंसिल हो जाता है कि नहीं हम इस साल नहीं अगले साल करेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि वो कंपनी के जो शैम्पू बनाने वाला प्रोजेक्ट है कि शैम्पू की फैक्ट्री लगा रही है अगर कंपनी शैम्पू बनाने वाली, तो वो भी उसे कैंसिल करें। तो एक की एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन दूसरे के ऊपर कोई असरअंदाज नहीं होती। दिस इज़ नोन एज इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स। अच्छा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? ये आप लोगों ने स्टैट में पढ़ा होगा, जब अगर कभी स्टैट पढ़ी हो। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं कि जिनकी एक्सेप्टेंस, एक की एक्सेप्टेंस और या रिजेक्शन दूसरे के ऊपर असरअंदाज हो, ठीक है। प्रोजेक्ट्स डेट कंप्लीट विद वन, ये मैं साइड के ऊपर जो लिखी हुई डेफिनेशन वो पढ़ रहा हूँ। प्रोजेक्ट्स डेट compete with one another so that the acceptance of one eliminates from further consideration of all other projects that serve a similar function। बाज़ वक़्त होता ही है कि 2-3 प्रोजेक्ट्स होते हैं कंपनी के पास, उसमें से एक की एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन दूसरे बाकी प्रोजेक्ट्स के ऊपर असरअंदाज होती है। मिसाल के तौर पे अगर कंपनी ये सोच रही है, कोई बिल्डिंग सोसाइटी है, ठीक है, कोई बिल्डिंग कंपनी है जो ये कॉलोनीज़ वगैरह बनाती है, तो उसने भी 5 प्रोजेक्ट्स का प्रपोज़ल आया हुआ है। मिसाल के तौर पे जो एक जो है वो कॉलोनी मिसाल के तौर पे BZDU से आगे बनानी है, एक जो है वो शाहरुख नाला वाली साइड पे बनानी है, और एक कैंट वाली साइड पे बनानी है, ठीक है। तो ये तीनों प्रपोजल आए हुए हैं। तो हो सकता है कि कंपनी के पास लिमिटेड फंड हो तो इनमें से सिलेक्ट करें और देखें कि भाई इनमें से कोई एक BZDU वाला अगर ज़्यादा मौसर लगता है, या अगर शाहरुख आलम वाला कंपनी को उस बिल्डिंग कंपनी को ज़्यादा इफेक्टिव लगता है और प्रपोज़ल जो है वो उसका सक्सेसफुल हो जाता है, तो हो सकता है कि BZDU वाले प्रोजेक्ट और कैंट वाला प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया जाए, ठीक है। इन तीनों में से कंपनी ने एक जगह का सोसाइटी स्टार्ट करनी हो, क्योंकि ये आपस में सिमिलर प्रोजेक्ट हैं। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि अदर प्रोजेक्ट्स दैट सर्व अ सिमिलर फंक्शन, जिनका सिमिलर फंक्शन हो, तो ये हो सकता है कंपनी उनको आपस में
बाकी 2 प्रोजेक्ट्स को कैंसिल आउट कर दे। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं आप अक्सर मिसाल देता हूँ स्टेट के अंदर कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट्स होते हैं, या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं कि जिसमें जो है वो एक की अकरेंस बाकी जो इवेंट्स हैं उनके अकरेंसेस के चांसेस को फेल कर दे। जैसे मिसाल के तौर पे आप कॉइन टॉस करते हैं, तो हेड की जो अकरेंस है, उसके ऊपर हेड या टेल होता है, तो हेड की जो अकरेंस है वो टेल की अकरेंस को फेल कर देती है। अगर मिसाल के तौर पे कॉइन आप टॉस करते हैं और हेड आ जाता है, तो ऑब्वियसली फिर वो टेल नहीं आएगा, तो हेड आने की वजह से टेल के आने के चांसेस कैंसिल आउट हो गए। तो दिस इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, के जिसमें एक इवेंट किसी दूसरे इवेंट के अकर होने को की पॉसिबिलिटी को या प्रोबेबिलिटी को ज़ाइल कर दे। ठीक है। इसी तरह आप जो डाइस रोल करते हैं, तो उसके अंदर भी क्या होता है कि किसी भी एक इवेंट की अकरेंस बाकी तमाम इवेंट्स की अकरेंस को कैंसिल आउट कर दे। कि मिसाल के तौर पे आप डाइस रोल करते हैं, तो अगर 3 आ जाता है तो फिर ना 1 आएगा, ना 2 आएगा, ना 4 आएगा, ना 5 आएगा और ना 6 आएगा। ठीक है, जो हम छिक्का कहते हैं जिसे, उसमें लूडो के अंदर डाइस बोलते हैं उसे। तो डाइस जो है वो दिस इज नोन, दीज इवेंट्स आर नोन एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स भी ऐसे होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के, जिनमें अगर 4-5 ऑप्शन हो कंपनी के पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिवली उनको देखने की, तो एक को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने पर बाकी तमाम प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रिजेक्ट हो जाएं या उनके सिलेक्ट होने के चांसेस ख़त्म हो जाएं। दिस इज़ नोन एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स। ठीक है। अच्छा, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जिनमें अनलिमिटेड फंडिंग होती है, कुछ ऐसे होते हैं कि जिसमें कैपिटल रॉशनिंग होती है। क्या मतलब अनलिमिटेड फंड से? द फाइनेंशियल सिचुएशन इन विच अ फर्म इज एबल टू एक्सेप्ट ऑल इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स फॉर दैट प्रोवाइड एन एक्सेप्टेबल रिटर्न। मिसाल के तौर पर यूनिलीवर कंपनी है, वो 3 या 4 प्रोजेक्ट्स को देख रही है, तो हो सकता है कि वो 3, 4 या 5 प्रोजेक्ट्स को इकट्ठा एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है, उसके लिए जो है वो प्रोजेक्ट्स छोटे मोटे होते हैं कि जो आम छोटी कंपनियों के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो लिहाजा ये जो कंपनी है यूनिलीवर या रिकर्ड बेंकाइजर या नेस्ले, ये हो सकता है कि प्रोजेक्ट्स को 2 या 3 या 4 या 5 प्रोजेक्ट्स को इकट्ठा एक्सेप्ट कर ले, अगर वो एक्सेप्टेबल रिटर्न दे रहे हैं, अगर उनका प्रॉफिट जो है वो कंपनी के लिए एक्सेप्टेबल है, इतना है कि कंपनी उन्हें एक्सेप्ट कर सकती है, तो वो उसे हो सकता है कि एक्सेप्ट कर लें वो कंपनीज। ठीक है, क्योंकि उनके पास फंड्स अनलिमिटेड होते हैं। अच्छा, यहाँ अनलिमिटेड से मुराद, ज़ाहिर बात है नेस्ले या यूनिलीवर के पास भी लिमिट्स, तो फंड्स जो हैं वो तो लिमिटेड ही होंगे, लेकिन अनलिमिटेड से मुराद यहाँ पे है विद रिस्पेक्ट टू प्रोजेक्ट्स। अगर मिसाल के तौर पे कंपनी के पास 3 या 4 या 5 प्रोजेक्ट्स हैं जिनका प्रपोजल बन रहा है और जो अभी एनालिसिस फेज़ में हैं, उनके जो फंड्स रिक्वायर्ड हैं उन 5 के लिए, उनसे ज़्यादा कंपनी के पास पैसा मौजूद है, वो उनसे भी ज़्यादा में इन्वेस्ट कर सकती है, या कंपनी के पास जो 5 प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा पैसा कंपनी के पास मौजूद है, तो उन 5 प्रोजेक्ट्स के लिहाज से या उनके मुकाबले में कंपनी के पास पैसा अनलिमिटेड है। यहाँ पे इस सेंस में आपने लेना है अनलिमिटेड फंड को। ज़ाहिर बात है अनलिमिटेड पैसा तो किसी के पास भी नहीं होता। दुनिया का जो अमीर तरीन इंसान है उसकी भी तो कोई ना कोई लिमिट होती है ना पैसे की, उसका भी जो लगाया जाता है कि तकरीबन इसके जो है ना 4 अरब डॉलर या इतने अरब डॉलर उसके पास पैसे पड़े हुए हैं, तो ज़ाहिर बात है वो भी असल में उसके पास लिमिटेड ही होते हैं ना, तभी तो उनको काउंट किया जा सकता है। तो अनलिमिटेड जो है वो किसी के पास फंड नहीं होते, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट्स कंसिडरेशन में है, अंडर कंसिडरेशन है और जिनको एनालाइज किया जा रहा है, उनसे ज़्यादा कंपनी के पास पैसा है, तो इस एतबार से उनके पास अनलिमिटेड फंड है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कंपनी जो है वो कैपिटल रॉशनिंग करती है। रॉशनिंग से क्या मुराद है? दर्जाबंदी या तकसीम। जैसे कि जैसे हम उर्दू में भी बोलते हैं रोशन, तो ये वही वर्ड है, कैपिटल रॉशनिंग। The financial situation in which a firm has only a fixed number of dollars available for a capital expenditures and numerous projects compete these dollars। कंपनी के पास जो है वो मुख्तसर सा फंड होता है और फिर बाकी जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं फिर वो compete करते हैं एक दूसरे से कि वो एक्सेप्ट हो जाएं। मतलब क्या है? मतलब यह है कि कंपनी के पास चूँकि फ़ंड लिमिटेड होते हैं, फिर वो देखती है कि उनमें से कौन सा एक्सेप्ट करना है और कौन सा रिजेक्ट करना है। उसके पास अनलिमिटेड फंड्स नहीं होते। ठीक है। और आखिरी कैटेगरी है एक्सेप्ट रिजेक्ट वर्सेस रैंकिंग अप्रोचेस। एक्सेप्ट रिजेक्ट अप्रोच क्या है? एक्सेप्ट रिजेक्ट अप्रोच ये है
कि द इवेल्यूएशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रपोजल टू डिटरमिन वेदर दे मीट द फर्म्स मिनिमम एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। कंपनी इस केस के अंदर ये देखती है कि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कंपनी का मिनिमम एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया मीट करते हैं या नहीं करते। ठीक है, अगर करते हैं तो एक्सेप्ट कर लेगी, अदरवाइज रिजेक्ट कर लेगी। यानी कंपनी के पास दो ऑप्शन है, एक्सेप्ट या रिजेक्ट। ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए या तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा या वो रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा, रैंकिंग अप्रोच में क्या होता है? द रैंकिंग ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ सम प्री डिटरमिन्ड मेजर सच एज रेट ऑफ रिटर्न। मिसाल के तौर पे इसमें ये करती है कंपनी, रैंक कर लेती है। अगर कंपनी के पास 5 प्रोजेक्ट्स हैं जिनको कंपनी के पास ऑप्शन है कि उनको ले ले, तो कंपनी क्या कर सकती है कि उनका देख ले कि रेट ऑफ रिटर्न क्या है। सबसे टॉप पे उसको प्रेफरेंस दे दे कि जिसका रेट ऑफ रिटर्न सबसे हाई है, फिर उसके बाद उससे कम है जिसका रेट ऑफ रिटर्न, उसको रख ले फिर तीसरे नंबर पे। इस तरह रैंकिंग कर ले और उसके बाद फिर अपने फंड्स के लिहाज से देख ले कि किन प्रोजेक्ट्स को उठाना है। मिसाल के तौर पे जो पहले 5 प्रोजेक्ट्स हैं उनको जब रैंक किया तो पता चला है कंपनी के पास जो पैसे हैं उनमें पहले 2 या 3 प्रोजेक्ट बआसानी उठाए जा सकते हैं, तो वो पहले टॉप 3 प्रोजेक्ट उठा लेगी कंपनी। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर उसे रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है। तो कंपनी किसी भी बेस के ऊपर, रिटर्न की बेस के ऊपर भी रैंक कर सकती है प्रोजेक्ट्स को, और रिस्क की बेस भी कर सकती है। मिसाल के तौर पे कंपनी ये सोच लेती है कि कंपनी ने सिर्फ वो प्रोजेक्ट्स लेने कि जिनका रिस्क लेवल जो है, या रिस्क के लेवल के एतबार से कंपनी रैंक कर लेती है प्रोजेक्ट को। सबसे टॉप के ऊपर वो प्रोजेक्ट जिसका सबसे कम रिस्क है, उसके बाद वो प्रोजेक्ट जिस पे सबसे हाई, फिर उससे ज़्यादा रिस्क है, फिर उससे ज़्यादा रिस्क है, एंड सो ऑन। कंपनी इस तरह रिस्क बेस पे भी रैंक कर सकती है, कोई भी बेस रख सकती है कंपनी। ठीक है, तो दिस इज़ नोन एज बेसिकली रैंकिंग अप्रोच। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ बेनेट कंपनी। हम इसी के ज़्यादातर जो है वो एग्जांपल लेके चलेंगे। आपने इसको अपने ध्यान में रखना है। और ये देखें, मैं ना इसको वो कर लेता हूँ, इसकी जो स्नैपशॉट जो है वो लेके अपने पास अलग रख लेता हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम हम इसको कहीं ना कहीं और से नहीं। मैंने इसकी जो है वो फ़ोटो खींच के यहाँ पर अलग से पेंट में रख ली है, ताकि जब भी नेक्स्ट टाइम हमें ज़रूरत हो तो हम इसको बजाय इसके स्क्रॉल अप करके बार बार ऊपर जाएं, ये एग्जांपल आगे हर जगह यूज़ होगी। इन किताबों की खुसूसियत यही एक होती है कि इसमें ये एक एग्जांपल लेते हैं और पूरे चैप्टर में उसी को लेकर चलते हैं। बाज़ औक़ात तो किताबों के अंदर पूरा एक एग्जांपल या एक डाटा लिया जाता है किसी कंपनी का, उस कंपनी को लेके पूरी किताब में लेके आगे चला जाता है, उसका एक्चुअल डाटा लेके, वो फर्जी डाटा नहीं होता। तो ये भी कोई बेनेट कंपनी है जिसके 2 प्रोजेक्ट्स हैं, और उसके ऊपर जो इनिशियल आउटफ्लो है कैश का, आउटफ्लो या इनिशियल इन्वेस्टमेंट कह लें, वो लग रहे हैं प्रोजेक्ट ए के ऊपर $42,000 और दूसरी पे प्रोजेक्ट बी पे $45,000। और अगले फिर 5 सालों के अंदर उनसे हमें ये रिटर्न आएंगे। ठीक है, ये 14,000 14,000 14,000 ये रिटर्न आते रहेंगे, और इसका 28 12 10 10 10 ये जो है वो हमारे पास आते रहेंगे ये रिटर्न्स। ठीक है, अच्छा ये देखें, पहली बात तो ये कि यहाँ पे आपके सामने है कि वही जो ऊपर हमने डाटा लिया है बेनेट कंपनी का, उसके जो कैश फ्लोज हैं वो यहाँ पे बता दिए गए हैं। प्रोजेक्ट ए का टाइम 0 के ऊपर इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है? $42,000, और फिर अगले 5 सालों में देखें ये रिटर्न मिल रहे हैं, कैश इनफ्लोज इस तरह हो रहे हैं। और प्रोजेक्ट बी जो है उसके $45,000 है, और उस पर कैश इनफ्लोज हमारे पास इस तरह आ रहे हैं। यानी किसी जगह इन्वेस्टमेंट की प्रोजेक्ट बी पे $45,000 की, और उसके बाद हमारे पास रिटर्न्स ये आ रहे हैं, कैश इनफ्लो इस तरह आ रहा है। ठीक है, अच्छा ये देखिए, अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास वो कौन सी टेक्निक्स हैं जिन टेक्निक्स की को यूज़ करके हम डिसाइड करेंगे कि वेदर अ प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? वो हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं यहाँ पे, जैसे कि पे बैक पीरियड है, एनपीवी है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, और उसके बाद फिर आईआरआर है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, एंड सो ऑन। सबसे पहले हम टेक्निक पढ़ते हैं पे बैक पीरियड, और हम देखते हैं कि पे बैक पीरियड टेक्निक क्या है और इसके तहत कैसे प्रोजेक्ट्स को एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाता है। जी, पे बैक पीरियड जो है वो एक टेक्निक है जिसके ज़रिए हम एक पीरियड मालूम करते हैं कि जितने पीरियड के अंदर हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमें वापस मिल जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर एक प्रोजेक्ट है उसमें कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की है
$50,000 और फ्यूचर के अंदर 10 साल तक उसे कैश इनफ्लोज आते रहेंगे उससे। तो जैसे जैसे वो कैश इनफ्लोज उसको आते रहेंगे वैसे वैसे उसकी इन्वेस्टमेंट रिटर्न होती जाएगी। तो हम ये देखते हैं कि कितने सालों तक, कितने सालों के अंदर कंपनी की जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो उसको वापस मिल जाएगी। ठीक है, तो दिस इज़ नोन एज पे बैक पीरियड, द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ फर्म टू रिकवर इट्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये बेसिकली पे बैक पीरियड वो टाइम का, वक्त का वो अरसा होता है जिसके अंदर कंपनी को उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट वापस मिल जाती है। ठीक है, एज कैलकुलेटेड फ्रॉम कैश इनफ्लोज, और हम उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैश इनफ्लोज से। ठीक है, यहाँ पे उसके बारे में दिया हुआ है। अच्छा, डिसीजन क्राइटेरिया क्या है, कंपनी के पास भी एक क्राइटेरिया मौजूद होता है, एक पे बैक पीरियड, एक लिमिट होती है कि कंपनी कहती है कि वो प्रोजेक्ट्स के जिनका पे बैक पीरियड 2 साल, 3 साल या 3.5 साल या 5 साल बस होगा, कि जो 5 साल के अंदर अंदर हमें रिटर्न वापस कर देते हैं, तो उनको हम सिर्फ एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये जो कंपनी का एक्सेप्टेबल पीरियड होता है इसे हम कहते हैं कंपनी का मिनिमम एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड, कंपनी के लिए मिनिमम एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड। ठीक है, तो ये तो प्रोजेक्ट को पे बैक पीरियड की टेक्निक की बेस के ऊपर एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का क्या क्राइटेरिया है, वो ये है कि इफ़ द पे बैक पीरियड, जो कंपनी का पे बैक पीरियड है जो कैश फ्लो से निकला हुआ है, सॉरी प्रोजेक्ट का जो पे बैक पीरियड है जो कैश फ्लो से निकला हुआ है, अगर वो कम है, लेस देन द मिनिमम एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड, जो कंपनी ने अपने लिए मिनिमम एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड मुतय्यन किया हुआ है, तो हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। मिसाल के तौर पर कंपनी कहती है कि 5 साल से बस 5 साल तक पे बैक पीरियड जिनका होगा प्रोजेक्ट्स को, हम उनको एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज़ नहीं एक्सेप्ट करते। तो अगर कोई प्रोजेक्ट है जिसका 3 इयर्स पे बैक पीरियड है, तो ज़ाहिर बात है कंपनी उसको एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि कंपनी के वो मिनिमम एक्सेप्टेबल पीरियड से कम है उसका पे बैक पीरियड। और अगर ये सिचुएशन उलट हो जाएगी तो कंपनी प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देगी। ठीक है, अच्छा, अब बात यह है कि आप सोच रहे होंगे कि मैक्सिमम एक्सेप्टेबल पीरियड ये कैसे मेजर किया गया। द लेंथ ऑफ द मैक्सिमम एक्सेप्टेबल पीरियड इज डिटरमाइंड बाय द मैनेजमेंट। अब ये कंपनी के ऊपर है, मैनेजमेंट के ऊपर है कि वो कैसे डिसाइड करती है कि कंपनी कितने मैक्सिमम साल तक जो पे बैक पीरियड होगा, कितने अरसे तक का, बस उसको एक्सेप्ट करेगी, अदरवाइज़ बाकी उससे ज़्यादा वाले पे बैक पीरियड को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा उन प्रोजेक्ट्स को। तो दिस वैल्यू इज सेट सब्जेक्टिवली, ये वैल्यू जो है वो सब्जेक्टिवली सेट की जाती है मुख्तलिफ फैक्टर्स की बेस के ऊपर, जैसे कि टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, उसमें एक्सपेंशन कितनी होगी, रिप्लेसमेंट है या रिन्यूअल है, और उस प्रोजेक्ट का रिस्क कितना है। ठीक है, और परसीव रिलेशनशिप बिटवीन पे बैक पीरियड एंड द शेयर वैल्यू, तो शेयर वैल्यू भी उससे क्या बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, एंड सो ऑन। इस तरह की कुछ बातें हैं जिनको देखिए कंपनी अपना मिनिमम एक्सेप्टेबल पीरियड तय करती है। तो बहरहाल डिसीजन क्राइटेरिया ये तय पाया कि अगर जो कैश फ्लोस की मदद से पे बैक पीरियड निकल रहा है, अगर वो कम है कंपनी के मैक्सिमम एक्सेप्टेबल पीरियड से, तो फिर उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, अदरवाइज़ रिजेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब देखें यहाँ पे वो जो बेनेट्स कंपनी का ये जो थी ना, हमने जिसका स्क्रीनशॉट लेकर रखा था, इसके जो है पे बैक पीरियड कैलकुलेट किए गए। ठीक है, कंपनी ए एंड बी यूजिंग द डाटा इन 10.1 फॉर प्रोजेक्ट ए विच इज़ एन एनओटी। अच्छा, अब देखें मिसाल के तौर पे हम यहीं से देखते हैं, प्रोजेक्ट ए जो है इसके ऊपर इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 42,000। ठीक है, और ये इसके कैश इनफ्लोज आ रहे हैं। तो देखें पहले साल में 14,000 आ रहा है कंपनी के पास, दूसरे साल में कितना हो गया, 14 और 14 28 हो गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद 30 सालों के अंदर क्या हो गया, 14 14 14 42,000 हो गया जी। 42,000 कंपनी के पास निकल आ गया। 14,000 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें या डिवाइड कर लें तो 42,000 आपके पास आ जाएगा। तो गोया कि आप ये कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट ए का पे बैक पीरियड कितना है, 3 साल, क्योंकि 3 साल के अंदर उसकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो पे बैक हो जाती है। ठीक है जी, अच्छा, इसी तरह अब आप यहाँ पे देख लें, यहाँ प्रोजेक्ट ए का कितना निकाला हुआ है, फॉर प्रोजेक्ट ए विच इज़ एन एनओटी द पे बैक पीरियड इज़ 3 ईयर्स। प्रोजेक्ट ए में जो वैल्यूज़ हैं वो एनओटी है ना, देखें एनओटी क्या है कि वो सेम पेमेंट्स हैं और जो वक्त के साथ साथ हर साल
रेगुलरली कंपनी को आ रही हैं, तो ये एक एन्युटी है। ठीक है, तो एन्युटी को देखें, 3 सालों के अंदर कंपनी का इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाती है, तो द पे बैक पीरियड इज़ 3 ईयर्स। ठीक है, 42,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट वगैरह वगैरह उन्होंने इस तरह निकाल लिया। अच्छा, प्रोजेक्ट बी जो है उसकी मिक्स्ड स्ट्रीम है, कैश फ्लोज जो है वो उसके मिक्स हैं। इसका क्या तरीका है वो हम देखते हैं कि मिसाल के तौर पर इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है 45,000, पहले साल में कितनी है इस इनफ्लो आ रहा है कंपनी के पास 28,000। ठीक है जी, 28,000 आप लिख लें किसी भी जगह। अच्छा, उसके बाद दूसरे साल में कितना आ रहा है 12,000। ठीक है, तो ये कितना हो गया 12,000, ये हो गया 12,000 जमा 28,000 40,000। ठीक है, ये 40,000 हो गया। अब बाकी पे बैक होने में कितनी अमाउंट रहती है 5,000। ठीक है, पहले 2 सालों के अंदर कंपनी को रिटर्न हो गया 40,000, अब बाकी रह गया 5,000। अब देखें वो 5,000 यहाँ पे रिकवर हो रहा है तीसरे साल में। ठीक है, अच्छा अब तीसरे साल में तो आ रहा है 10,000। ठीक है, 3 इयर्स इसका भी है, लेकिन हम इसको फ्रैक्शन में निकालेंगे क्योंकि ये पूरी अमाउंट अगर तो सिर्फ यहाँ पे 5,000 होती ना, यहाँ पे 12,000 के नीचे 5,000 लिखी होती तो हम कह सकते थे कि 3 साल है इसका, प्रोजेक्ट बी का भी पे बैक पीरियड 3 इयर्स है, लेकिन यहाँ पे है 10,000। अब इसको फ्रैक्शन में ईयर्स निकालने का क्या तरीका होता है, वो ये होता है कि आप देखें कि जो अमाउंट है 5,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट पूरा होने के लिए, वो इस अमाउंट का कितना फ़ीसद है, वो कितना फ़ीसद है यहाँ पे 10,000 का 50%। ठीक है, तो जो आप साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने, तो आप उसका भी 50% ले लें। यानी अगर ये 10,000 का 50% है तो 12 महीने का 50% क्या हो गया 6 महीने। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 2 साल और 6 महीने के अंदर इसका जो है वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कंपनी की रिकवर हो जाएगी 2 इयर्स और 6 मंथ्स में। ये देख लें जी, यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है कि 2.5 ईयर्स लिख लें या 2 इयर्स एंड 6 मंथ्स लिख लें, एक ही बात है। 2.5 ईयर्स या 2 इयर्स और 6 मंथ्स यहाँ पर आपने निकाल लिया। तो इस तरह जो है वो पे बैक पीरियड मालूम किया जाता है। अगर मिक्स स्ट्रीम हो तो भी आप मालूम कर सकते हैं, अगर एन्युटी हो तो भी आप मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पे बैक पीरियड यहाँ पर मुकम्मल हो गया। अच्छा, अब ना बात यह है कि इसके काफ़ी कुछ जो हैं वो प्रोज एंड कॉन्स भी हैं, कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, वो क्या है वो हम देखते हैं। देखें, यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ। फर्स्ट वीकनेस उसकी यही है कि वो उसकी पे बैक पीरियड जो है वो उसमें टैक्स रेट की कैलकुलेशन होती है, लेकिन चूँकि हम टैक्स रेट को फ़िलहाल छोड़ देते हैं, यहाँ पे हर मुल्क का अपना टैक्स रेट होता है, हम टैक्स के मैटर्स में नहीं जाते। हम देखते हैं कि उसकी बाकी वीकनेसेस क्या हैं। इज़ डैट अप्रोच इज़ फेल्स टू टेक फुली इनटू अकाउंट द टाइम फैक्टर इन द वैल्यू ऑफ मनी। ये बड़ी अहम बात है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ये कंसिडर नहीं कर रहा। अब देखें, इसके लिए आपको पढ़ा होना ज़रूरी है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो हमने मिड से पहले पढ़ा था। इसलिए मैंने आपको दानिस्ता पढ़ाया था कि ये सब्जेक्ट पढ़ने के लिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी का पढ़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अब ये जो टेक्निक है पे बैक पीरियड, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर देती है। ये इसकी बहुत बड़ी वीकनेस है। कैसे भला? आपने जब अभी हमने जो सवाल किया है बेनेट कंपनी का, उसमें जो हमने निकाले हैं प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी के पे बैक पीरियड, उनके अंदर जो कैश इन्फ्लोज हमारे पास आ रहे थे वो पहले साल में, वो दूसरे साल में और तीसरे साल में जो आ रहे थे, उनमें हमने किसी भी साल के अंदर जो है वो कंपनी की प्रेजेंट वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू डिस्काउंटिंग या कंपाउंडिंग नहीं मालूम की। ठीक है, हमने डिस्काउंटिंग नहीं की, हमने ये नहीं देखा कि जो 3 साल बाद हमें पैसा मिल रहा है उसकी आज वैल्यू कितनी है। हमें जो 2 साल बाद कैश इनफ्लोज आ रहे हैं या 4 साल चौथे साल में जो कैश इनफ्लो हो रहा है, जो वैल्यू इनफ्लो हो रही है हमारे पास, कैश इनफ्लोज आ रहे हैं, उनकी आज वर्थ कितनी बनती है आज के हिसाब से, ये तो हमने निकाला ही नहीं, क्योंकि वक्त के साथ साथ पैसा तो डिवैल्यू होता है। तो इस टेक्निक की सबसे बड़ी खामी यह है कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता ये मेथड। ठीक है, देखें जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक डी यरमन इंटरप्राइज है, अ स्मॉल मेडिकल अप्लायंस मैन्युफैक्चरर। ठीक है, ये एक मेडिकल की चीज़ें कुछ बनाता है। इस कंसिडरिंग टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स नेम गोल्ड एंड सिल्वर। ये 2 प्रोजेक्ट्स जो है वो उस पर काम कर रहा है, जिसमें से एक प्रोजेक्ट को नाम दे दिया गोल्ड और दूसरे को नाम दे दिया सिल्वर का। द फर्म यूजेज ओनली द पे बैक पीरियड टू चूज़ प्रोजेक्ट। कंपनी के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो पे बैक पीरियड यूज़ कर सकती है प्रोजेक्ट्स को चूज़ करने के लिए।
द कैश फ्लोज एंड पे बैक पीरियड फॉर ईच प्रोजेक्ट टेबल गिवन इन टेबल 10.2, वो 10.2 में दिए हुए हैं, वो कहाँ पे हैं, वो यहाँ पे दिए हुए हैं। 10.2 टेबल में देखें प्रोजेक्ट गोल्ड है, प्रोजेक्ट सिल्वर है, प्रोजेक्ट गोल्ड भी 50,000 जा रही है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और इसकी भी 50,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट जा रही है। और आने वाले वक्त में जो कैश इनफ्लोज होंगे वो दोनों प्रोजेक्ट से अलग अलग बता दिए गए हैं, ठीक है। अच्छा अब देखें, बोथ प्रोजेक्ट्स हैव 3 years पे बैक पीरियड। अच्छा अब यहाँ पे से मैं आपको दिखाता हूँ कि दोनों प्रोजेक्ट्स जो हैं, प्रोजेक्ट गोल्ड और प्रोजेक्ट सिल्वर, इन दोनों की इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो सेम है 50,000। और अगर आप देखें कि इनका पे बैक पीरियड निकालें तो पे बैक पीरियड इसका भी 3 years बनता है और इसका भी 3 years बनता है। कैसे भला? 5,000 प्लस 5,000 प्लस 40,000 कितना हो गया? 50,000 हो गया। 3 साल में इनिशियल इन्वेस्टमेंट कवर हो गई तो पे बैक पीरियड 3 years हो गया। इससे कितना है? 40,000 ये प्लस 2,000 42,000, 42,000 प्लस 8,000 50,000, इसका भी 3 years है, ठीक है। लेकिन अब अगर आप सिर्फ पे बैक पीरियड की बेस पर आप डिसाइड करें तो आप कहेंगे कि प्रोजेक्ट गोल्ड एंड प्रोजेक्ट सिल्वर आर बोथ इक्वली एक्सेप्टेबल, ठीक है, और इक्वली इंपॉर्टेंट और इक्वली एक्सेप्टेबल। आप उनमें से किसी को दूसरे पर रैंक नहीं कर सकते, सिर्फ अगर हम पे बैक पीरियड की बात करें, ठीक है। यहाँ पे देखें, बोथ प्रोजेक्ट्स हैव 3 years पे बैक पीरियड विच वुड सजेस्ट दैट बोथ आर इक्वली डिजायरेबल, ठीक है, दोनों जो हैं वो इक्वली एक्सेप्टेबल हैं। बट कंपैरिजन ऑफ द पैटर्न ऑफ कैश इनफ्लोज ओवर द फर्स्ट 3 years शोज दैट मोर ऑफ द 50,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट सिल्वर इज रिकवर्ड सूनर देन इज रिकवर्ड फॉर गोल्ड प्रोजेक्ट। वो कह रहे हैं लेकिन अगर आप 3 सालों का अंदाज़ा करें तो प्रोजेक्ट सिल्वर जो है उसमें जो पैसे हैं वो शुरू के साल में ज़्यादा आ जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोजेक्ट गोल्ड में। कैसे भला? देखें यहाँ पर हम कहते हैं कि जो वक्त गुजरने के साथ साथ पैसा डिवैल्यू होता जाता है, तो वो पैसा जो हमें जितना ज़्यादा लेट मिल रहा होगा उसकी वर्थ उतनी कम हो चुकी होगी। अब देखें यहाँ पर जो है वो 40,000 हमें कम मिल रहा है तीसरे साल में, तो 3 साल गुजरने के बाद इन 40,000 की वर्थ मज़ीद कम हो चुकी होगी आज के एतबार से। जबकि यहाँ 40,000 क्या है, यहाँ पे हमें मिल रहा है पहले साल में 40,000 हमें मिल गया, और जो थोड़ी अमाउंट है वो हमें बाद के सालों में मिल रही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ 10,000 या यहाँ पे 8,000 जो है वो सिर्फ डिवैल्यू हो रहा होगा, और यहाँ पे 40,000 अमाउंट जो है वो डिवैल्यू हो रही होगी तीसरे साल के हिसाब से अगर देखा जाए। तो ज़्यादा अमाउंट जो है वो हमें जल्दी मिल रही है यहाँ पर, तो ऑब्वियसली प्रोजेक्ट सिल्वर की जो है वो अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से देखा जाए तो ज़्यादा प्रेफरेबल होगा प्रोजेक्ट सिल्वर एज़ कम्पेयर टू प्रोजेक्ट गोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, फॉर एग्जांपल इन year 1 40,000 ऑफ द 50,000 इन्वेस्टेड इन प्रोजेक्ट सिल्वर इज़ रिकवर्ड। जो 50,000 रुपये लगाए उसमें से 40,000 पहले साल में ही मिल गए हमें सिल्वर प्रोजेक्ट के, जबकि सिर्फ हमें पहले साल में 5,000 मिले 50,000 में से गोल्ड के। देखें 5,000 मिले प्रोजेक्ट गोल्ड के, 50,000 में से हमें सिर्फ 5,000 रुपये मिले, ठीक है। अच्छा अब तो लिहाजा यहाँ पे वो बता रहा है कि गिवन द टाइम वैल्यू ऑफ मनी प्रोजेक्ट सिल्वर वुड क्लियरली बी प्रीफर्ड ओवर प्रोजेक्ट गोल्ड। तो जाहिर बात है प्रोजेक्ट गोल्ड को जो है उसके बजाय प्रोजेक्ट सिल्वर को प्रीफर किया जाएगा, इसके बावजूद कि दोनों का 3 years का पे बैक पीरियड सेम है, ठीक है। तो पे बैक अप्रोच डज नॉट फुली अकाउंट फॉर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो प्रोजेक्ट जो पे बैक पीरियड है उसकी जो खामी है वो ये है कि वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करती, विच इफ़ रिकॉग्नाइज्ड वुड केस प्रोजेक्ट सिल्वर टू बी प्रीफर्ड ओवर प्रोजेक्ट गोल्ड। तो लिहाजा इस एतबार से अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी के एतबार से देखा जाए तो प्रोजेक्ट सिल्वर जो है उसको जो है वो प्रेफरेंस मिलनी चाहिए प्रोजेक्ट गोल्ड के ऊपर, क्योंकि उसमें जो ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी है वो शुरू के सालों में हमें रिकवर हो जाती है एज़ कम्पेयर टू प्रोजेक्ट गोल्ड, ठीक है। अच्छा अगली वीकनेस और एक और है इस पे बैक पीरियड की, वो ये है कि इट इज़ फेलियर टू ऑर्गेनाइज कैश फ्लोज दैट अकर आफ्टर द पे बैक पीरियड, कि इसके अंदर जो पे बैक पीरियड के बाद जो पैसा होता है अमूमन उसको इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है। यानी पे बैक पीरियड टेक्निक के अंदर किसी भी प्रोजेक्ट के पूरी लाइफ में मिलने वाले कैश इनफ्लोज को कंसीडर नहीं किया जाता, बल्कि सिर्फ पे बैक पीरियड तक उसको कंसीडर किया जाता है। देखें चले मैं आपको ना ये सब कुछ पढ़ने के बजाय एग्जांपल 10.4 आप खुद पढ़ लिएगा, मैं आपको ये 10.3 टेबल के हवाले से बताई हुई है, मैं आपको यहीं से पढ़ा देता हूँ। देखें ये प्रोजेक्ट एक्स है और एक प्रोजेक्ट वाई है।
प्रोजेक्ट एक्स और वाई दोनों में इनिशियल इन्वेस्टमेंट सेम है, $10,000 $10,000, ठीक है। अच्छा, ईयर 1 में देखें 5,000 5,000 और 1,000 आ रहा है, ठीक है। तो गोया कि इसका जो है वो पेबैक पीरियड कितना है, देखें 2 साल। 2 साल में 5,000 5,000 कवर हो गया, 2 ईयर्स पेबैक पीरियड है। प्रोजेक्ट वाई का पेबैक पीरियड कितना है, 4 5 6 7 और 8 9 10, 3 साल है। देखिए 3 सालों के अंदर 10,000 कवर हो जाते हैं, इसका 3 ईयर्स है। अब आप अगर बजाकर देखें तो पे बैक पीरियड किसका काम है, ऑब्वियसली प्रोजेक्ट एक्स का। तो आप कंपनी एक सिर्फ अगर पे बैक पीरियड की बेस के ऊपर प्रोजेक्ट को देखे तो वो एक्सेप्ट कर लेगी प्रोजेक्ट एक्स को कि उसके अंदर जल्दी कंपनी की इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर पूरे फॉर द होल लाइफ देखा जाए तो कंपनी को इसके पे बैक पीरियड के बाद जो है वो कितनी कंपनी को कितने कैश इनफ्लोज मिल रहे हैं। 2 ईयर्स तक तो पे बैक पीरियड हो गया मुकम्मल, उसके बाद पे बैक पीरियड के बाद जो 3 साल है, तीसरा साल, चौथा साल और 5वें साल के अंदर कंपनी को कितनी पेमेंट रिकवर हो रही है, 1,100 यानी 1,200 तो $1,200 कंपनी को रिकवर हो रहे हैं, $1,200। और यहाँ पे बैक पीरियड कब खत्म हो रहा है, 3 साल, ज़्यादा है लेकिन 2 साल से ज़्यादा है, 3 साल। लेकिन चौथे और 5वें साल में कंपनी को कितने कैश इनफ्लोज आ रहे हैं, 4,000 प्लस 3,000 कितने हो गए, 7,000। तो देखें यहाँ पे ओवर द होल लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे 7,000 कंपनी को ज़्यादा कैश इनफ्लोज आ रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ 1,200 आ रहे हैं। तो हालांकि प्रॉफिटेबल तो ये है प्रोजेक्ट, लेकिन सिर्फ पे बैक पीरियड के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट जो है एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, जबकि फॉर द होल लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट इसके कैश इनफ्लो ज़्यादा हैं इसकी निस्बत। तो एक पे बैक पीरियड का ये भी नुकसान है कि इसके अंदर इस फेलियर टू रिकॉग्नाइज कैश फ्लोज डेट अकर आफ्टर द पे बैक पीरियड, जो पे बैक पीरियड के बाद जो होते हैं कैश इनफ्लोज उसको इग्नोर कर दिया जाता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, सारी बात है, हर मेथड की प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर पे बैक पीरियड के अंदर, ठीक है जी। तो पे बैक पीरियड हमने ये देखा और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह शुरू करेंगे कि नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है और उसके मुतालिक पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। इस लेक्चर तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।